हेलो बैंकर्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी साथियों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीआईबी सीआईबी वाला। शाम हो चुकी है और आज से यानी कि 21 अक्टूबर से हम आपके लिए एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। आपके जीआईबी एग्जाम पर पूरी तरह से फोकस्ड। आपके जीआईबी एग्जाम जो है वो 2 नवंबर से शुरू है। एक तरह से देखा जाए 10 दिन आपके पास 10-11 दिन बचे हुए हैं। आपका पेपर 4 जो है जीआईबी का आरबीडब्ल्यू रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट 16 नवंबर को शेड्यूल है। गैप भी अच्छा है, आप पूरी तरह से इस समय शुरुआती पेपर पर फोकस कर रहे होंगे। लेकिन आप इस सेशन का हिस्सा बनकर प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हैं उनको एनालाइज करते हुए, कॉन्सेप्ट को समझते हुए, कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इन सब चीजों को समझते हुए अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। ज्यादा समय नहीं देना आपको। आधे घंटे का सेशन होता है लगभग। तो इस सेशन का हिस्सा बन के आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट और पेपर पर पूरी तरह से कंसंट्रेट कर सकते हैं। नई सीरीज शुरुआत की गई है आपके लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में 2025 कैप आरबीडब्ल्यू का जो पेपर हुआ आपका, उस पर आधारित ये एमसीक्यूज है। कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली वैसे ही हैं जैसे पूछे गए थे, कुछ उसी टाइप के। पहली क्लास है आपकी। आप अपने साथियों को भी इसके बारे में जानकारी दीजिए। क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपका जो आरबीडब्ल्यू का पेपर है वो 16 नवंबर को शेड्यूल है। 16 नवंबर को आपके जैप आरबीडब्ल्यूएम के पेपर में 4 मॉड्यूल्स हैं और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पिछली बार ये 2024 में देखने को मिले हैं, सबसे ज्यादा 2025 वो कहाँ से आए हैं? वो मॉड्यूल बी से। मॉड्यूल बी का रोल जो था लगभग 40%, 40% मॉड्यूल बी का रोल था आपके एग्जाम में। यानी कि मॉड्यूल बी बहुत खास है, बहुत important, ठीक है। बाकी से इक्वली लगभग बराबर क्वेश्चन पूछे गए। आगे शुरुआत कर रहे हैं सवालों की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और ये क्वेश्चन जो है ये मॉड्यूल सी से संबंधित, ठीक है। पहला क्वेश्चन मॉड्यूल सी से संबंधित है। फर्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट ऑफ, देखिए लेंथी स्टेटमेंट क्वेश्चंस हैं, उसके बाद ऑप्शंस भी हैं। प्रॉपर्ली आपको आराम से चीजों को रीड करना फिर आंसर करना। रिगार्डिंग द प्रोडक्ट ऑफरिंग डिलीवरी चैनल्स ऑफ रिटेल बैंकिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो मॉड्यूल बी भी, मॉड्यूल सी भी समझ सकते हैं जहां पर डिलीवरी चैनल्स के बारे में बताया गया है। मॉड्यूल ए की बात करें तो रिटेल बैंकिंग बेसिक प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी गई है, ठीक है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहली चीज तो रिटेल बैंकिंग जो है ऑफर करते हैं लिमिटेड रेंज ऑफ लाइबिलिटी। हम जब भी बात करते हैं रिटेल बैंकिंग के अंतर्गत, जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं उन्हें हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स, रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स एंड अदर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इसमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आपके नेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ये सब चीजें आती हैं। अब बात की जा रही है क्या रिटेल बैंकिंग जो है वो केवल लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स बहुत ही लिमिटेड ऑफर करती है और जो एसेट प्रोडक्ट होते हैं वो वाइड रेंज ऑफर करती है। ये बात सही है? ये जो लिमिटेड रेंज लिख दिया गया है ये थोड़ा सा गड़बड़ है। नंबर ऑफ लाइबिलिटी प्रोडक्ट भी ऑफर किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि लिमिटेड प्रोडक्ट है, केवल सेविंग और आशा राफा ही नहीं है। इसके अलावा भी कई प्रकार के अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं, सुविधा दी जाती है। ये ऑप्शन क्वेश्चनेबल है। अ प्लेथोरा ऑफ सर्विस प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल टू वेरियस कस्टमर कैटेगरीज। देखिए अगर हम बात करते हैं कस्टमर सेगमेंटेशन, कस्टमर कैटेगरी का मतलब यहाँ पर कस्टमर सेगमेंटेशन। तो नंबर ऑफ सर्विस प्रोडक्ट अवेलेबल है अलग अलग कस्टमर सेगमेंट से। सर्विसेज आर एक्सटेंडेड टू बोथ फिजिकल ब्रांचेस एंड टेक्नोलॉजी ड्राइवर इलेक्ट्रॉनिक्स। सही बात है कि सर्विसेज जो है वो पहुंचाई जाती हैं कस्टमर तक। बहुत सारे कस्टमर जो कि कन्वेंशनल कस्टमर हैं फिजिकल ब्रांचेस का इस्तेमाल करते हैं। अर्बन सिटीज की बात करें तो वहां पर जो है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी ड्राइवर इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी सही है। रिटेल बैंकिंग प्राइमरी सर्व्स स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेस नॉट, तो समझिएगा रिटेल बैंकिंग के तहत स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस को सर्व किया जाता है, इंडिविजुअल्स को सर्व नहीं किया जाता। कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है बट स्टेटमेंट है, रीड करना पड़ेगा, समय लगेगा थोड़ा सा इसमें आपका। तो फोर्थ ऑप्शन सही नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन क्वेश्चनेबल है। तो सही जवाब क्या होगा? देखिए पहले तो फोर्थ ऑप्शन जहां जहां पर है वो गलत हो जाएगा। अब बचे आपके पास दो ऑप्शन ए एंड बी और आपके पास इसमें दो ही ऑप्शन है, फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट क्वेश्चनेबल था, आंसर क्या होना चाहिए? सेकंड एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। इस अप्रोच के साथ आपको आगे बढ़ना है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे।
थोड़ा सा आपको चीजों को रीड करना होगा और फिर आगे बढ़ना होगा। पहला सवाल आपका हो चुका है यहाँ पर। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ रिटेल बैंकिंग आर ट्रू। आपके एग्जाम में रिटेल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग के डिफरेंसेस, उनके एडवांटेजेस, उनके कस्टमर बेस से संबंधित सवाल, रेवेन्यू से जुड़े हुए क्वेश्चंस, एनपीए पर आधारित क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये जो कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन बेस्ड आपको एक दो क्वेश्चन डेफिनेटली मिलते हैं। यहाँ पर एडवांटेजेस की बात की जा रही है रिटेल बैंकिंग। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही? अट्रैक्टिव एंड वाइड इंटरेस्ट स्प्रेड आर पॉसिबल बिकॉज कस्टमर्स आर टू फ्रेगमेंटेड टू बार्गेन इफेक्टिव। बिल्कुल सही बात है। देखिए, जब किसी एक सेक्टर में या किसी सेगमेंट में कस्टमर बेस बहुत बड़ा, तो वहां पर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी या डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स जुड़े कस्टमर्स होते हैं, उनकी नीड अलग होती है, उनकी रिक्वायरमेंट अलग होती है, उनकी सर्विसेज अलग होती हैं। उसी के हिसाब से प्रोडक्ट भी ऑफर की जाती हैं, और ज्यादा बड़ा कस्टमर बेस है तो रिस्क भी क्या होता है? स्प्रेड हो जाता है। तो अट्रैक्टिव एंड वाइड इंटरेस्ट स्प्रेड, सही बात है। तो पहला ऑप्शन पॉजिटिव है, रिटेल बैंकिंग के एडवांटेज से संबंधित। दूसरा क्या है? क्रेडिट रिस्क इज जनरली वेल डाइवर्सिफाइड, ये बात है। रिस्क क्या है? वो डाइवर्सिफाई हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है ड्यू टू रिलेटिवली स्मॉल लोन अमाउंट्स एंड लार्ज कस्टमर बेस। तो कस्टमर बेस क्या है? बड़ा है। लोन अमाउंट क्या होता है? छोटा होता है। कस्टमर बेस जो है वो बड़ा है, लार्ज कस्टमर। तो ये ऑप्शन भी पॉजिटिव है। लार्ज नंबर ऑफ क्लाइंट सिंपलीफाई मार्केटिंग एंड मास सेलिंग एफर्ट्स। अब देखिए, अगर कस्टमर बेस बहुत बड़ा है तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कस्टमर्स होंगे, सेगमेंटेशन अलग अलग है, अवेलेबल है, और इससे क्रॉस सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है, मास मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। तो ये भी पॉजिटिव ऑप्शन है। कस्टमर्स फ्रीक्वेंटली स्विच फ्रॉम वन बैंक टू अनदर लीडिंग टू लो लॉयल्टी। लो लॉयल्टी बोल सकते हैं, लो रिटेंशन भी बोल सकते हैं। अच्छा बताइए, ये लो रिटेंशन ये बैंकिंग का एडवांटेज होगा या डिसएडवांटेज? ये तो एडवांटेज नहीं, ये तो डिसएडवांटेज है रिटेल बैंकिंग के अंतर्गत। नंबर ऑफ बैंक्स अवेलेबल हैं और जहां अच्छी सेवाएं मिले हम वहां स्विच कर गए, तो ये नेगेटिव पॉइंट हो गया, एक तरह से डिसएडवांटेज। तो फोर्थ ऑप्शन सही नहीं है, बाकी तीन ऑप्शन यहाँ पर क्या है? सही। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ओनली ये करेक्ट स्टेटमेंट है। बी स्टेटमेंट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, आगे बढ़ रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, थर्ड क्वेश्चन, और बहुत ही खास है क्योंकि ये बिजनेस मॉडल से जुड़ा हुआ है। आपके एग्जाम में बिजनेस मॉडल पर बेस्ड क्वेश्चंस डेफिनेटली बनते हैं। बिजनेस मॉडल पर बेस्ड क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एसबीयू स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स सेपरेट ऑटोनोमस यूनिट्स होती हैं, प्रॉफिट सेंटर का रोल प्ले करती हैं, प्रॉफिट सेंटर के तौर पर काम करती हैं। मेन टारगेट होता है पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मार्केटिंग और वहां से उसको प्रॉफिटेबल बनाना। ये ऑप्शन तो सही है। इंटीग्रेटेड अप्रोच की जब बात करते हैं तो मिक्स अप्रोच है, कोहेसिव इकोनॉमीज ऑफ स्केल पर काम करता है। और टारगेट ये होता है कि भाई जो मैनेजमेंट है और जो एम्प्लॉइज उनके बीच में कोऑर्डिनेशन हो, क्रॉस फंक्शनल ऑपरेशंस हो। मैनेजमेंट या जो मैनेजर्स हैं वो अपने एम्प्लॉइज के इंडिविजुअल गोल्स और ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को प्रॉपर्ली अलाइन करें, और यही मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एमबीओ जो होता है इसका मेन ऑब्जेक्टिव। और आपको इंटीग्रेटेड अप्रोच भी देखने को मिलता है, तो बी ऑप्शन भी पॉजिटिव है। डिपार्टमेंटल अप्रोच क्या होता है? सभी डिपार्टमेंट्स के अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और एक चेन ऑफ कमांड फॉलो किया जाता है, टॉप डाउन मैनेजमेंट स्ट्रक्चर में काम करता है। तो मैनेजर्स एंड चेन ऑफ कमांड फॉलो किया जा रहा है, ये भी ऑप्शन एकदम परफेक्ट है। तो यानी कि फर्स्ट का ए, सेकंड का बी एंड थर्ड का सी, तीनों मैच कर रहा है। फर्स्ट ए, सेकंड बी, थर्ड सी, फर्स्ट बी, सेकंड ए, थर्ड सी, फर्स्ट ए, सेकंड बी, थर्ड सी। बी ऑप्शन यहाँ पर एकदम परफेक्ट है, बी ऑप्शन यहाँ पर एकदम सही। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लैंग्वेज स्टेटमेंट क्वेश्चन है, परेशान मत होइएगा, घबराएगा नहीं, और बिजनेस अप्रोच पर बेस्ड, यानी कि ये भी मॉड्यूल ए से संबंधित है। फोर्थ क्वेश्चन आप इवैल्यूएट द स्ट्रेटेजिक रैशनल्स बिहाइंड द बिजनेस अप्रोच, बिहाइंड द बिजनेस अप्रोच इन रिटेल बैंकिंग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो यहाँ पर स्ट्रेटेजिक रैशनल अप्रोच की बात की जा रही है, बिजनेस अप्रोच के अंतर्गत जो इस्तेमाल किया जाता है। आखिर ये जो बिजनेस अप्रोचेस हैं तीन प्रकार के, एसबीयू, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, डिपार्टमेंटल अप्रोच, इंटीग्रेटेड अप्रोच,
इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी? कोई भी बैंक अगर इनमें से किसी भी मॉडल को या अप्रोच को ऑप्ट करता है तो किस नजरिए से? कस्टमर सेगमेंटेशन अलाउज बैंक्स टू टेलर प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग एनहांसिंग प्रॉफिटेबिलिटी एंड लॉयल्टी। अब ये जो बिजनेस अप्रोचेस हैं, इन बिजनेस अप्रोचेस में इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का इस्तेमाल देखने को मिलता है। जो कस्टमर सेगमेंटेशन है ये रिटेल बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ये बैंक को एक तरह से अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को और उसकी प्राइसिंग को, ठीक है, लॉयल्टी और प्रॉफिटेबिलिटी के आधार पर तैयार करने की बात करता है। तो ये ऑप्शन तो पॉजिटिव है, एकदम सही बात है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन रिटेल बैंकिंग प्राइमरीली एम्स टू रिड्यूस वर्कफोर्स। देखिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये नहीं है कि हम वर्कफोर्स को रिड्यूस करना चाहिए, हम कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में जो सर्विसेज हैं उनको भी बेहतर। केवल वर्कफोर्स रिड्यूस करना इज नॉट ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी और टर्न अराउंड टाइम जो होता है किसी भी सर्विस को पहुंचाने में, उसे हम रिड्यूस करना चाहिए। लिखा हुआ rather than improve customer experience। कस्टमर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के पीछे मेन मुद्दा नहीं है, अगला कि वर्कफोर्स को रिड्यूस करना। तो ये नेगेटिव ऑप्शन है और इसलिए ये गलत हो सकता है। क्रॉस सेलिंग एंड रिलेशनशिप बैंकिंग आर स्ट्रेटेजिक अप्रोचेस टू इंक्रीज कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। सही बात है, पॉजिटिव ऑप्शन। और रिस्क बेस्ड प्राइसिंग एंश्योर्स। रिस्क बेस्ड प्राइसिंग का मतलब क्रेडिट स्कोरिंग के आधार पर, स्कोर के आधार पर हम प्राइसिंग कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट को, कस्टमर क्रेडिट प्रोफाइल्स, इंक्लूडिंग असेट। सही बात। एक तरह से देखा जाए डी ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड ए ऑप्शन सही है, जबकि बी ऑप्शन क्या है, गलत। ए सी डी करेक्ट आंसर होनी चाहिए। ऑप्शंस ए सी डी ओनली। फर्स्ट ऑप्शन आपको मिल गया यहाँ पर सही, सही जवाब पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है, ए सी डी करेक्ट आंसर। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने साथियों, रिगार्डिंग रिस्क एंड रिटर्न्स। हम यहाँ पर रिस्क और रिटर्न को इस समय कंसिडर करते हैं। दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। अब कहीं कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि रिस्क कितना है, रिटर्न कितना है। Which of the following statement are true when comparing retail banking and corporate banking? तो यहाँ पर रिस्क और रिटर्न से संबंधित कुछ स्टेटमेंट्स हैं और हमें कंपेयर करना है रिटेल बैंकिंग और कॉर्पोरेट बैंकिंग को इन दो फैक्टर्स। रिटेल बैंकिंग जनरली इन्वॉल्व्स लोअर रिस्क। एक सही बात है, रिस्क कम होता है यहाँ पर क्योंकि कस्टमर बेस लार्ज होता है, लोन टिकट साइज स्मॉल, बट ऑल्सो लोअर रिटर्न्स कंपेयर टू कॉर्पोरेट। Corporate banking usually carries higher credit and concentration risk, but offers higher returns. The option. Retail banking offers, पहला ऑप्शन भी पॉजिटिव है, दूसरा ऑप्शन भी पॉजिटिव है। Retail banking offers more diversification benefits leading to a stable income stream. सही बात है। तो यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शन सही है साथियों। All of the above are correct. All of the above are correct. ठीक है, तो देख रहे हैं यहाँ पर ये जो प्रीवियस पेपर था आपका, ऐसा नहीं कि बहुत टफ है, स्टेटमेंट्स हैं, लेंदी है थोड़ा पेपर। और पिछला पेपर अभी तक के सभी पेपर की कंपैरिजन की बात करें, लेंदी पेपर। और मॉड्यूल बी का रोल उसमें बहुत ज्यादा था। मॉड्यूल बी से जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो थोड़ा सा लॉजिकल। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको पेपर क्लियर करने में दिक्कत नहीं आएगी। पिछली बार आपका एएफएम और पीपीबी के पेपर भी बहुत टफ। ऑफर प्राइस आपके सामने यहाँ पर जीआईबी क्रैश कोर्स से संबंधित है, मात्र 1499 में। आपको क्रैश कोर्स के अंतर्गत कंप्लीट सिलेबस विद इंपॉर्टेंट टॉपिक कवरेज और टेस्ट सीरीज दोनों मिल रही है। इफेक्टिव प्राइस है, इसका हिस्सा बन सकते हैं, इसके साथ जोड़ सकते हैं अपने आप को। अब अगला सवाल आपके सामने है और वो संबंधित है बिजनेस प्रोसेस स्ट्रक्चर से। समझिएगा चीज को, बिजनेस प्रोसेस स्ट्रक्चर क्या? पहले आपने पढ़ा बिजनेस मॉडल, तीन प्रकार, मतलब हम किस तरह से मार्केट में अपने स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट, उस स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट। आपका स्ट्रक्चर और जो प्रोसेस है वो किस प्रकार है, उसे हम बोलते हैं बिजनेस प्रोसेस स्ट्रक्चर। ठीक है, आई होप सो आप सभी साथियों को सारी बातें यहाँ पर आराम से, लेंथी स्टेटमेंट क्वेश्चन है इसलिए सारी चीजों को एक ही स्लाइड पर रखा गया है। Which of the following statement accurately describes the characteristics of horizontally organized model and vertically organized model? पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, ये दोनों हैं। हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल का मतलब है एक ऐसा बिजनेस स्ट्रक्चर
एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जहां पर हायरार्कीज ज्यादा नहीं, फ्यू मैनेजर्स विद नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एंड सबऑर्डिनेट्स, इस तरह का सिस्टम। इससे जो मैनेजर्स हैं, जो मैनेजमेंट है और जो एम्प्लॉय सबऑर्डिनेट्स, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन है, कम्युनिकेशन है, एंड आप बोल सकते हैं क्रॉस फंक्शन अप्रोच के साथ ही काम। जब हम वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल की बात करते हैं तो एक ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं जहां पर नंबर ऑफ हायरार्कीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, सबके अपने रोल्स हैं, वहां पर क्रॉस फंक्शन अप्रोच एंड कोऑर्डिनेशन की कमी देखते हैं। इसी पर आधारित आपको देखना है कि कौन से स्टेटमेंट में बातें बताई। इन अ हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज मॉडल, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज डिसेंट्रलाइज्ड। डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जो है वो क्या होती है, वो डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज करने का मतलब है जब मैनेजर्स कम है, हायरार्की ज्यादा नहीं है, तो एम्प्लॉइज और जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको राइट दे रखा है कि कुछ डिसीजन आप भी ले सकते हैं, हर चीज पूछने की जरूरत नहीं है। तो वो सेंट्रलाइज नहीं है कि ऊपर से ऑर्डर आएगा तब आपको फॉलो करना। प्रोमोटिंग क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन, ये भी मैंने आपको बताया, फ्लेक्सिबिलिटी है। जबकि हम वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल की बात करते हैं तो अथॉरिटी है, कम्युनिकेशन फ्लो होता है, टॉप डाउन हायरार्की। सारी बातें पहले ऑप्शन में दे दी गई है, इसका मतलब पहला ऑप्शन एकदम परफेक्ट है साथियों। तो इस कॉन्सेप्ट को भी आपने क्लियर कर लिया है कि हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज मॉडल क्या होता है और वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल क्या होता है। तो हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज मॉडल प्रमोट्स कोलैबोरेशन, कोऑर्डिनेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लैटर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, empowering teams to make decisions। वर्टिकल ऑर्गेनाइज मॉडल जो है ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर होता है, चेन ऑफ कमांड होती है, फॉर्मल रिपोर्टिंग लाइंस होती है, टॉप डाउन अथॉरिटी होती है, एंश्योरिंग कंट्रोल बट ऑफन रिड्यूसिंग एजिलिटी। ठीक है, आई होप सो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, ये एमसीक्यू भी आपको क्लियर हो गया। तो लैंग्वेज स्टेटमेंट देख के आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके लिए सब सरल हो सकता है। अब आपके सामने एक न्यूमेरिकल जो पिछली बार पूछा गया था उसी टाइप का न्यूमेरिकल है, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर एक एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी है और फाइनेंशियल ईयर 2024-25 से संबंधित कुछ डेटा दिया गया है। सेल रेवेन्यू जो है वो है 10 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 6 लाख, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो है वो है 1 लाख, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस एंड इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, ये आपके टोटल एक्सपेंसेस दे दिए गए इंटरेस्ट, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो क्या है ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये क्या है सीओजीएस, और ये क्या है टोटल सेल, टोटल सेल। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपको कैलकुलेट करना है ग्रॉस प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग, ग्रॉस प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए वैल्यू दिमाग में रखिए, 10 लाख आपका सेल है, 6 लाख आपका सीओजीएस है, 1,50,000 एंड 40, यानी कि टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1,90,000, 10, 6, 1.9। ठीक है, अब हम सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट की बात करेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट होता क्या है, टोटल जो सेल होती है उसमें से हम क्या माइनस करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या है, 10 लाख सेल है, उसमें से 6 लाख माइनस किया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्या आ गया आपका 4 लाख। 4 लाख क्या है ग्रॉस प्रॉफिट। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो जो भी ग्रॉस प्रॉफिट आया है उसमें से हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया है, 4 लाख आया है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने बताए थे 1.9 लाख थे। आंसर क्या आएगा आपका 2.1 लाख। 2.1 लाख ये क्या आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अगर यही ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो पूछ लिया जाता यानी कि मार्जिन पूछ लिया जाता, तो जो भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपके पास है उसे आप टोटल सेल से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। मान लीजिए एग्जाम में पूछ लिया जाता आपसे कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्या है, तो क्या होता है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, जो भी ग्रॉस प्रॉफिट है टोटल सेल है, यानी कि आपका 4 लाख ग्रॉस प्रॉफिट था, 4 लाख डिवाइड बाई 10 लाख मल्टीप्लाई बाई 100, तो होता है मतलब लाख लाख कैंसिल हुआ यहाँ से, ये 40% ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। अगर आपसे कोई पूछ ले कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा, जो भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है डिवाइड बाई टोटल सेल मल्टीप्लाई बाई जो कर दो, क्या होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना साथियों आपका, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 1.9 लाख, 2.1, 2.1 यानी कि 2,10,000, ठीक है हुआ 2,10,000 डिवाइड बाई 10 लाख। ठीक है,
कितना आ जाएगा ये 21%। तो ये आपके लिए ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये सारी बातें आपको यहाँ पर समझा दी गई। ठीक है साथियों, तो ग्रॉस प्रॉफिट 4 लाख आ गया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2.50 आ रहा है, कैसे आ रहा है देखते हैं। अच्छा, हमने क्या किया है यहाँ पर इंटरेस्ट एक्सपेंसेस जो है इसको भी जोड़ दिया। ठीक है, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस नहीं जोड़ने चाहिए, इंटरेस्ट एक्सपेंस, ठीक है, थोड़ी सी गलती उसे सही कर देते हैं। ये 1.9 नहीं होगा, ये 1.5, जब ये होगा तो 2.5 लाख आपका, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या जाएगा 2,50,000, तो 2,50,000 25% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना होगा ये 25%। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने, कंसीडर द लिमिट्स एंड प्रोविजंस फॉर अ बीएसबीडी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। लिमिट्स और जो प्रोविजंस है बीएसबीडी के, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, उससे संबंधित क्वेश्चन है। सबसे पहले बीएसबीडी, इस पर्टिकुलर अकाउंट को इंट्रोड्यूस किया गया अगस्त 2012 में, रिप्लेस किया गया नो फ्रिल अकाउंट। बीएसबीडी के जो खास फीचर है सबसे पहले तो जान लीजिए, बीएसबीडी जीरो बैलेंस अकाउंट होता है। मंथली लिमिट जो ट्रांजेक्शन की है आपकी वो 10,000 की है। किसी भी समय इस अकाउंट में ज्यादा से ज्यादा 50,000 रह सकता है अमाउंट। साल भर में 1 लाख तक का लेन देन कर सकते हैं। एक बैंक में आपका एक ही बीएसबीडी होगा, ये बात ध्यान रखनी है। किसी बैंक में अगर सेविंग अकाउंट पहले से और अपनी बीएसबीडी ओपन कर लिया है, सेविंग अकाउंट आपको क्लोज करना होता है 30 डेज के भीतर। अब सवाल ऊपर आता है, देयर इज अ स्पेसिफिक लिमिट ऑन द नंबर ऑफ डिपॉजिट्स दैट कैन बी मेड इन अ मंथ। सही बात है, account holders are allowed maximum of 4 withdrawals per month, which includes ATM withdrawals. सही बात है। An ATM card or ATM cum debit card facility is provided with the account. Correct answer. The BSBD replaced the previous no frill saving bank accounts as per RBI guidelines. Correct answer. तो इसका मतलब सारे ऑप्शन सही हैं आपके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, डी ऑप्शन परफेक्ट, डी ऑप्शन यहाँ पर सही। अब बात कर रहे हैं दिवाली ऑफर के बारे में। दिवाली ऑफर पर आपके लिए सभी महापैक्स और लाइव बैचेस पर 60% तक का, अप टू 60% तक का ऑफ कर दिया गया है। ऑफर 27 अक्टूबर को खत्म हो रहा है साथियों, 27 अक्टूबर को ऑफर एंड हो रहा है। इस ऑफर के साथ अपने आप को एनरोल करिए। जय महापैक वन स्टॉप सॉल्यूशन है और इसके तहत आपको सभी 4 मेन पेपर जो है आपके इसका एक्सेस मिल जाता है। 20+ बैचेस का एक्सेस मिल जाता है। मॉड्यूल वाइज डीपीपीएस, क्लास नोट्स, एमसीक्यूज, यानी कि मॉक टेस्ट, क्विजेस, डाउट सॉल्विंग सपोर्ट, यू विल गेट एवरीथिंग। 6 month 2499, 12 month 3599 एंड 24 month 5599 में अवेलेबल। क्रैश कोर्स आपके 2 नवंबर से पेपर शुरू हो रहे हैं। इस नजरिए से बहुत इफेक्टिव है। मात्र 1499 में टेस्ट सीरीज के साथ आपको कंप्लीट कोर्स मिल रहा है। इसके साथ अपने आप को जोड़ लीजिए। अगर आप आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो समर्थ आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 फेज 2 बैच फाउंडेशन बैच 2026 के लिए आपके लिए अवेलेबल है 1899 में। वो प्राइस 3399। बुक्स जय बैंकर्स एसेट ऑफ 4 बुक्स बहुत इफेक्टिव बुक है। आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए मात्र 1224 में उपलब्ध है। फ्लिपकार्ट, अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हैं और इंडिविजुअल बुक्स को भी आप मंगा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है जय_कैब बाय भास्कर सर, इसके साथ जुड़िए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बेफिक्र होकर पूछिए, आपका अपना टेलीग्राम चैनल है। अब सेशन को एंड करते हैं। सेशन पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा साथियों को और चैनल को ज्वाइन करिए। धन्यवाद।